एक बार जो ज्वाइंट गेम एक बार चेक करके देखो तो ऑप्शन दिखा रहा है कि मेरे में तो कल तक तो दिखा रहा था, आज नहीं दिखा रहा। आ रहा है सर, कर दिया सर स्टार्ट। सर लिमिट है सर इसकी हर किसी की ना, तो सर जिसकी खत्म हो गई उसके में हट जाता है। अच्छा, क्या लिमिट है उसकी? सर पता नहीं सर, मेरा भी डिसेबल हो गया सर, मैंने लास्ट टाइम किया था उसके बाद से मेरा डिसेबल है सर। अच्छा, अभी किसने स्टार्ट किया? शुभ। शुभम ने? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। मतलब कि आप अच्छा, इसका मतलब कि हर आदमी का इंडिविजुअल कोटा है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया हुआ है इन्होंने। यस सर। चलिए ठीक है, मतलब पूरा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। ये लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन दिया था, वो आप लोगों ने देखा कैसे बनेगा? कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की? बोलो दे नंबर। सर ध्यान नहीं रहा सर वो। अभी 2 मिनट लो, छोटा छोटा सवाल है, ज्यादा नहीं है, एक बार इसको अटेम्प्ट करके देखो। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा आपके कंट्रोल पॉइंट्स क्या है। कंट्रोल पॉइंट्स फाइंड करने के बाद आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आपका जो फ्लो सेक्शन है सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि फ्लो का चेंज जो होगा किस तरफ चेंज होगा, अब अपस्ट्रीम में होगा या डाउनस्ट्रीम में होगा। फिर आपको पता है कौन कौन से आपके पास स्लोप की वेरिएशन अवेलेबल है, M1 M2 M3 जो भी है आपके पास। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सिर्फ M है, तो आपका M1 M2 M3 इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ होगा, इसी का अरेंजमेंट होगा। आप एक बार देखिए, 2 मिनट लगेंगे, पहला क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग ट्राई करके देखिए क्या है। ठीक है, तुमसे बन गया आकाश? सर कर रहा हूँ उसको अभी करिए। फ्लो प्रोफाइल देखने क्वेश्चन एक बार नोट कर लो। तो फ्लो प्रोफाइल आप लोग को यहाँ पे माइल्ड का लिखा हुआ है, ये तीनों है। माइल्ड का ये है M1 M2 और M3 ठीक आ गया। नहीं अच्छा है। माइल्ड स्लोप M1 M2 M3 यहाँ पे आपको है। माइल्ड है ही है, माइल्ड ही आपके क्वेश्चन में है, तो आपको माइल्ड का ही देखना पड़ेगा। और आपको ये पता है अगर आपका सब क्रिटिकल फ्लो है तो आप कहाँ देखेंगे? अपस्ट्रीम ऑफ द कंट्रोल सेक्शन। सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो डाउनस्ट्रीम ऑफ द कंट्रोल सेक्शन आप चीजों को देखें। ठीक है, हो गया सर। आपका जो सॉल्यूशन है आप उसको अच्छा सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा आपका, कैसा कैसा फायदा, मतलब कि सॉल्यूशन बताओ कौन कौन से स्लोप होंगे। M1 पहला सबसे पहले कौन सा होगा? M1 M2 क्या होगा? पहले में M2 होगा। M2 कैसे होगा सबसे पहले? डाउन स्ट्रीम सर।
M हाँ सर। M3 है सर पहले में। सबसे पहले M3 सर M3 M3 सर माइल्ड से माइल्डर में जा रहा है। माइल से माइनर में मतलब जा रहा है कि इसका मतलब पानी का लेवल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, आप बताइए। सर इंक्रीज करेगा ना, उससे इंक्रीज NDL ऊपर होगा ना सर। हाँ एनडीएल ऊपर है। अब रुकिए हम आपको यहाँ पे डायग्राम से बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा होता है कि आपका कंट्रोल सेक्शन बनाए। लेट्स से ये आपके कंट्रोल सेक्शन हुआ, ये कहाँ तक रहेगा, ठीक है। एक यहाँ बनेगा और एक कंट्रोल सेक्शन आपका यहाँ बनेगा। दूसरा कंट्रोल सेक्शन आपका यहाँ पे खुद ही वीयर है तो आपको वहीं पे बनेगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग देखेंगे माइल्ड पे आपका फ्लो आपका एनडीएल पे चल रहा है, मतलब आपका जो फ्लो लाइन है उसको अगर हम बनाए तो यहाँ पे एनडीएल यहाँ पे है आपका। फिर आपका माइल्डर स्लोप पे जाएंगे तो आपका एनडीएल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये बताइए। सर ऊपर जाएगा सर। ठीक है, ये आपका ऊपर जाएगा तो आपका ये हो गया दूसरा एनडीएल, थोड़ा ज्यादा ऊपर दिखा रहा था कि क्लियरिटी आए आपको। फिर उसके बाद माइल्डर से स्टीपर माइल्ड में आ रहा है तो इसका एनडीएल कहाँ पे होगा, सबसे नीचे होगा। सर नीचे, यस सर। सबसे नीचे वाले में से होगा तो यस थोड़ा सर। सा और कर देते हैं। लेकिन सीडीएल के नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताइए। जाएगा सर। अगर हम कह रहे हैं कि आपका स्लोप का नेचर जो सर है वो माइल, तो सीडीएल के नीचे तो कुछ भी हो जाए नीचे नहीं जाए, सीडीएल से नीचे नहीं जाएगा। आपके जो पहले जो माइल्ड स्लोप है उससे पहले नीचे जाए, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो लास्ट वाला स्टीपर माइल है आपका है तो स्लोप माइल, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि स्लोप ठीक है तो ये आपका नीचे जाएगा, सबसे नीचे होगा, लेकिन आपका सीडीएल के नीचे नहीं जाएगा। सीडीएल के नीचे तभी जाएगा जब आपका स्टीप स्लोप के क्लासिफिकेशन में आता है तब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रहा। अब आपको बताना है कि आपके पास कंट्रोल पॉइंट्स आपको पता चल गए, कंट्रोल पॉइंट्स आपको पता है, फ्लो आप मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपका फ्लो में जो भी डायरेक्शन में आपको मॉडिफिकेशन देना है वो आपके अपस्ट्रीम में देंगे। तो आपका कंट्रोल सेक्शन यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पे आपका कंट्रोल सेक्शन ये हुआ। अपस्ट्रीम में आपको मॉडिफिकेशन देना है तो आपका मॉडिफिकेशन स्लोप जो भी आपका इंक्रीज होगा तो पहला जो स्लोप होगा M1 आएगा, क्योंकि फर्स्ट जोन में आपका माइल्ड है। फर्स्ट जोन का कहने का मतलब हुआ आपका एनडीएल के ऊपर, ये हो गया आपका M1। सेकेंड सिनेरियो में देखेंगे तो क्या हो रहा है आपका, अगेन फ्लो आपका सब क्रिटिकल है, मतलब आपके अपस्ट्रीम में चेंजेस होंगे, अपस्ट्रीम में चेंज होगा, लेकिन चेंजेस के टाइप देखिएगा आप है। फ्लो आपका सेकंड जोन, समझ में आ रहा है। जोन 1 जोन 2 का मतलब क्या है, जोन 1 कहने का मतलब हो गया आपका एनडीएल के ऊपर जोन 1, एनडीएल सीडीएल के बीच में जोन 2 यस और सर। आपका सब सीडीएल के नीचे जोन। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जोन 1 जोन 2 जोन 3 की बात हो रही है। अभी जो चेंज होंगे जोन 2 में होंगे, जोन 2 में होगा इसका मतलब आपका जो स्लोप का नेचर होगा क्या होगा, M2 होगा। तो क्या कहाँ जाएगा, नीचे नीचे की तरफ झुक रहा है ऐसे जाएगा, फिर आपका ऐसे जाएगा, ये हो गया स्लोप आपका M2। ऐसा कैसे हो रहा है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा, बताना होगा कि आपको कौन सा सीक्वेंस में कैसा होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आ रहा है स्टीपर माइल्ड। स्टीपर माइल्ड में आपका फ्लो सीडीएल के ऊपर है, स्लोप आपका कैसा होना चाहिए, इंक्रीज करेगा है या नहीं, तो ये कैसा होगा आपका, ये ऐसा होगा, ये वाला स्लोप भी आपका M1 होगा। यहाँ पे क्यों हो रहा है, पानी आपका लॉग कर रहा है, मतलब कि बैकलॉग लॉग की तरह हिसाब से आएगा, वाटर लॉगिंग का सिनेरियो है, पानी आपका जमा हो रहा है वियर के कारण।
पे देखेंगे वियर के नीचे से डिस्चार्ज होगा, पानी आपका यहाँ से निकलेगा। आपका पहला जो स्लोप जो यहाँ पे दिख रहा है, आपका यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट होतेगा वो दिख रहा है, यहाँ तक एक्यूमुलेट होगा लेकिन पानी नीचे से डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे आप देखें जोन 3 में जब बात होगा तो पानी आपका अगर जोन 3 से सीडीएल की तरफ जा रहा है तो पानी का नेचर क्या होगा, आपका आरवीएफ होगा और आपका बेसिकली कहेंगे एम2। आप यहाँ से सीडीएल में पहुंचेंगे, ये जो आपका बेसिकली ये स्लोप का जो नेचर होगा वो 3 होगा। और यहाँ पे इस पॉइंट को वेना कॉन्ट्राटा कहते हैं। अगेन आप लोग जैसे फ्लूइड में पढ़े थे, यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला जो पॉइंट होगा आपका वेना कॉन्ट्राटा। अब आप सीडीएल पे पहुंच गए। सीडीएल से एनडीएल में आपके पास जाने का कोई तरीका नहीं है। हमने आपको बताया था जब आपको सीडीएल से एनडीएल में जाना है, आपके पास कोई अवेलेबल स्लोप आपका अवेलेबल नहीं होता है, तो आप यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप यूज करेंगे। जंप को डिटरमाइन करने को ऐसे हम लोग जो फ्लो कर दिखाएंगे और यहाँ पे बेसिकली कहेंगे जंप से आपका पानी एनडीएल लेवल पे पहुंच जाएगा। आया समझ में? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सीक्वेंस क्या है इसका, तो सीक्वेंस आप ऐसे बताएंगे, सबसे पहले क्या हो रहा है M1, फिर M2, फिर M1, फिर M3, फिर हाइड्रोलिक जंप। ये होगा बेसिकली आपका। आया समझ में? यस सर। कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। सर ये सर स्टीपर से जब माइल्डर स्टीप से सर माइल्डर में जाते हैं जब हाइड्रोलिक जंप लेता है ना सर, वैसे नॉर्मली सर जैसे मतलब उसके उसके उस पे आप क्या कह रहे हैं, स्टीप से माइल्ड में जा रहे हैं, ये वाला केस जो एक बार हमने आपको, ये वाला केस? यस सर, वो उसके कंट्रोल सेक्शन पे। देखिए स्टीप से माइल्ड जाने के कारण नहीं हो रहा है जंप हो रहा है आपका फ्लो आपका सीडीएल पे है और आपके पास गिवन नेचर ऑफ स्लोप में आपके पास ट्रांजिशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तब हम लोग हाइड्रोलिक जंप यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टीप से माइल्ड में जा रहा है तब आप हाइड्रोलिक जंप यूज करेंगे। मतलब है आपका गिवन ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं होने के केस में आप हायर लेवल के एनर्जी में ले जाने के लिए हाइड्रोलिक जंप यूज करते हैं। देखिए अभी हमने जैसे कि स्टीप का ही बात किया था, एग्जांपल स्टीप एनडीएल से सीडीएल में जाने का कोई आपके पास अवेलेबल स्लोप का क्लास देखिए। अभी हमने आपको जो S1 S2 S3 दिखाया है, एक जोन से दूसरे जोन में आपको जाने का तरीका अवेलेबल है। आप चाहो तो 1 से 2 में जा सकते हो आराम से, 3 से 2 में जा सकते हो। आप ये बताओ कि 2 अगर आप जोन आपको सपोज जोन एंड पानी का फ्लो हो रहा है, आपको सीडीएल पे जाना है, तो आपके पास कोई है? नो सर। इस सिनेरियो में आप यहाँ पे जंप यूज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टीप से माइल्ड में जा रहे हो तब कि कोई भी आपका सिनेरियो जनरेट हो रहा है जहाँ पे आपका पानी का लेवल एनडीएल से सीडीएल में जाना है और स्टीप स्लोप है, तब आपको जंप को यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्लोप आपका माइल्ड स्लोप हो जा रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे सीडीएल से एनडीएल में जाने का आपके पास इस पार्टिकुलर सिनेरियो में एनडीएल से सीडीएल में जाने का आपके पास स्लोप का आपके पास सीडीएल से एनडीएल में जाने का कोई आपका स्लोप नहीं दिया हुआ है। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे सीडीएल से एनडीएल में जाने के लिए हम हाइड्रोलिक जंप यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? माइल्ड स्लोप में जब हमको सीडीएल से एनडीएल में जाना हो तब हम हाइड्रोलिक जंप करेंगे, और जब स्टीप स्लो के बारे में बात करें तो एनडीएल से सीडीएल में जाना हो तब हाइड्रोलिक जंप यूज करेंगे। जहाँ पे आपका नेचर ऑफ स्लोप अवेलेबल ना हो और आपको हायर एनर्जी में ट्रांसफर करना है अपने लेवल फ्लो प्रोफाइल को, तब हाइड्रोलिक जंप यूज होता है। जरूरी नहीं है कि आपका कॉम्बिनेशन माइल्ड से स्टीप हो या स्टीप से माइल्ड हो, गिवन सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है। उस हिसाब से आप प्रोसीड, बस एक पार्टिकुलर सिनेरियो का ही आप आंसर बता पाएंगे, जनरल आप आंसर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट वाला एक बार क्वेश्चन देखिए। माइल्ड से स्टीपर में जा रहा है फिर स्टीप में जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आप पे अटेम्प्ट करो, हम तब तक यहाँ पे आपको डायग्राम बना देते हैं। इसको अटेम्प्ट करिए, 10 वाला जो है
सर हमने ये वाला किया था जो सेकंड वाला था ना, माइल्ड से स्टीपर। हाँ सर, इसका बता क्या रहा था। है बताइए। पहले M2 होएगा, फिर उसके बाद में जो स्टीपर था उससे S2 होगा, फिर S3 होगा हाइड्रोलिक जंप के साथ। हाँ, थ्री में हाइड्रोलिक जंप कैसे होगा बताइए आप। हाइड्रोलिक जंप इसमें S3। नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आपका M2 S2 S3 होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप की जरूरत तो कहीं नहीं हो रही है आपको। यस सर। हाँ हाँ, इसके हाइड्रोलिक अंदर जंप नहीं नहीं होगा होगी। क्योंकि आपके पास सारे ठीक है। यस सर। देखिए बाकी तो जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए बार बार तो कैसे प्रोसीड करें। ये आपके पास माइल स्टीकर हो गया। यहाँ पे आपका सीरियल ठीक है। एनडीएल देखेंगे कहाँ कहाँ जाएगा। माइल्ड में एनडीएल कहाँ पे होगा। माइल्ड में एनडीएल जाएगा ऊपर ऊपर हो कीपर में क्या होगा आपका एनडीएल नीचे रहेगा। नीचे रहेगा। और स्टीप में क्या होगा, वो पहले वाले से थोड़ा सा ऊपर पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी सीडीएल के ऊपर ही रहेगा, सीडीएल के नीचे ही। ठीक है, यस सर। क्योंकि क्या हो रहा है, स्लोप जो है, स्लोप का इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है, लेकिन आपका फिर भी नेचर जो है सीडीएल के नीचे होगा, क्योंकि स्टीप के क्लासिफिकेशन में आएगा तो क्लास स्टीप के हिसाब में आपका एनडीएल सीडीएल के नीचे होता है। ये आपको हमने डेराइव करके भी बताया होगा। ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स आपका यहाँ पे देखना है तो कंट्रोल पॉइंट हो गए आपके। एक यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट ये आ गया, कंट्रोल पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन है, दूसरा सेक्शन। पहले वाले में आप देख रहे हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका सब क्रिटिकल फ्लो है और इसके राइट हैंड साइड में सुपर। इसका आप स्ट्रीम में बात करेंगे जहाँ पे आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो है, वहाँ पे डाउन स्ट्रीम में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे चेंज जो है आपको जो दिखाना है वो बेसिकली आपके कंट्रोल सेक्शन के थ्रू की यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है दोनों सेक्शन में एप्लीकेबल हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे सब क्रिटिकल है, राइट हैंड साइड में देखेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो है। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा। इसके बाद आ रहा है आपका सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में देखेंगे लेफ्ट हैंड में आप सब हैंड साइड में भी सुपर क्रिटिकल है। इस सिनेरियो में जो भी चेंज होगा वो हम लोग सिर्फ राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं तो एक लेवल से आपको दूसरे लेवल पे जाना है तो हमेशा कंट्रोल सेक्शन के थ्रू ही होके जाएंगे। अगर हम लोग फर्स्ट कंट्रोल सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्लो लेवल आपका एनडीएल पे यहाँ पे था, यहाँ से आपका नीचे जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा नीचे। तो पहले में जो फ्लो सेक्शन बनेगा वो M2 होगा और यहाँ पे जो फ्लो सेक्शन बनेगा वो S2 होगा। दोनों ही फ्लो सेक्शन आपके पास, फ्लो प्रोफाइल आपके पास अवेलेबल होते हैं। S2 के बाद हमें जाना है ऊपर की तरफ। ये आपका नीचे जो है कंट्रोल सेक्शन के बाद में चेंज होगा, वो आपका चेंज ऐसा जाएगा, ये होगा आपका सिंपल था। समझ में आप आंसर आप लिखोगे M2 S2 S3। ठीक है, लास्ट आपको क्वेश्चन बताया था हॉरिजॉन्टल से स्टीप में जा रहा है। H2 और S2 होगा S2 सर। S2 इसका H2 और S2 होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना जो आपका एनडीएल होगा वो एनडीएल इंफिनिटी पे रहता है हॉरिजॉन्टल में, वो आप वहां से आराम से बना सकते हैं। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। यस सर।
इसके बाद एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बन जाता है आपका डायरेक्ट स्टेप मेथड का, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना होता है कि ये जो स्टेप ये जो स्लोप होगा वो कितना होगा। वो अगेन उससे सवाल वगैरह तो आता है नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को आपके मिड टर्म का नोटिस पता चला कि एग्जाम कब होंगे, ये सारी चीजें? नहीं सर। अच्छा, तो आप सर कैलेंडर डेट क्या बोल रहे हो? सर जो आरटीयू कैलेंडर सर उसमें तो जून है सर। नहीं, 3 जून। हमारे पास दूसरा इंस्ट्रक्शन आया, हमें बोला गया आप लोगों का कराने को, मतलब जून में ही शायद है। देख लो मिनट को, मुझे कंफर्म करने को रेंज क्या दिया है इन्होंने। हाँ, हमें बताया गया है कि आपका शेड्यूल करना है 31 से 8 तारीख के बीच में। ठीक है, आपका जो फर्स्ट मिड टर्म होगा वो। सेकंड मिड टर्म का आपको क्या बताया गया कुछ आरटीयू के कैलेंडर के हिसाब से? क्या जुलाई के अंदर है सर। ठीक है, तो आपको 8 तारीख के पहले आपका वो मिड टर्म कराना है। 2 वीक का आपके पास विंडो दिया हुआ है। चलिए ठीक, आप लोग कौन से ठीक है, हम आप लोगों का बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस नॉर्मल चल रही है ना? ऐसा तो नहीं कि कुछ की क्लासेस ना हुई हो या फिर कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो? नहीं सर, हो रही है सर। चलिए ठीक है, तो आपका टाइम टेबल बन जाएगा कुछ समय में, आपको कम्युनिकेट अभी तक और एग्जाम होने के पहले तक आपका जो भी आपका कवर करेंगे वो सारे आपके एग्जाम के पार्ट में आएगा। ठीक है, ठीक है, जो आएगा। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से जो जो हमने अभी तक कवर किया है और अभी तक या फिर एग्जाम होने के पहले तक जो भी आपका एग्जाम में कवर होगा वो सारी चीजें आपके एग्जाम में कंसिडर रहेंगी। आपको उसके रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है, कुछ आपको डाउट वगैरह हो रहा हो, उसका कंफ्यूजन जो भी डाउट वगैरह वो भी क्लियर करेंगे। आप लोग चाहोगे तो एक स्पेशल हम लोग जो क्लास है उसको शेड्यूल कर देंगे नेक्स्ट वीक में या फिर इस वीक में। यहाँ पे सिर्फ हम लोग आपके जो गिवन जो डाउट पेंडिंग है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोर और लेस अगर सिलेबस की बात करें तो क्या क्या हो चुका है वो देखेंगे। डायमेंशन एनालिसिस आपका कर दिया गया है। ओपन चैनल फ्लो, ग्रेजुअली वैलिड फ्लो भी आपका कवर हो चुका है। आज या 2 क्लास की बात है इसमें, ये भी आपका कवर हो जाएगा मोर। ठीक है, तो आपका ये सारी चीजें जो है जो हमने यूनिट 1 2 हाइड्रोलॉजी वाले लेक्चर आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? देख रहे थे। तो वो फिलहाल आपके मिड टर्म में हम लोग देखेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि आपका होगा या नहीं होगा। ठीक, आपको पहले बता देंगे कि हाइड्रोलॉजी का पार्ट आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा सा हो सकता है इंट्रोडक्शन वगैरह हम पूछ सकते हैं, डिपेंड करेगा, देखते हैं क्या उस पर कंडीशन बनती है। जेट वाले में हमने आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फ्लैट तो कराया था, नहीं अभी हम लोग आपसे पूछेंगे नहीं। इसके बारे में जब हम लोग डिटेल में जब देखना होगा जो है वो उस समय कंसीडर किया जाएगा लेना है या नहीं लेना है। अभी के लिए आप लोग ये जो शुरू के यूनिट तो कुछ नहीं है, मतलब यूनिट डायमेंशन एनालिसिस हो गया, ओपन चैनल फ्लो, ग्रेजुअली वैलिड फ्लो और आरबीएफ मुश्किल से 1-2 लेक्चर लगेगा। आज भी हम लोग मोर और लेस 50% कवर कर ही देंगे कि आरबीएफ में इसमें आपको मोमेंट करेक्शन फैक्टर डिस्कस किया ही हुआ है। बस आपको जंप के बारे में बताना ही है। मोर और लेस आप जंप का सिग्निफिकेंस समझ चुके हैं, इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल हम वो देखे हैं और सीक्वेंट डेप्थ के बारे में आपको बता ही दिया था। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, बस यहाँ पे आपको जैसे कंजुगेट डेप्थ होता है वहाँ पर कंजुगेट सीक्वेंट डेप्थ होता है, इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये था आपका सिलेबस का हिसाब किताब। अगर हम
डायरेक्ट स्टेप मेथड का वो कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करना होता है, आपको कैलकुलेट करना होता है कि GBF एक्चुअल जो स्लोप होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पास हमारे पास 2-3 मेथड है। एक होता है आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन और एक होता है न्यूमेरिकल अंदर में आपके, और उसके बाद एक ग्राफिकल मेथड आता है। 3-4 मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में हल्का सा डायरेक्ट स्टेप आता है, तो डायरेक्ट स्टेप को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी सब आपका एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स में आते हैं, वो हमें अब फिलहाल डिस्कस करने नहीं है, और बीटेक के स्कोप में आता ही है। तो एक इम्पोर्टेंट आता है आपका डायरेक्ट स्टेप। इसमें बेसिकली काम क्या करना होता है, आपको स्लोप जो है वो कैलकुलेट करना होता है। मतलब कि आपके पास वाटर सरफेस का जो स्लोप है SF, ये हम लोग को कैलकुलेट करना। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास चैनल का स्लोप है और हमारे पास वाटर का स्लोप जो इसके ऊपर है वो कुछ ऐसा है। तो हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली स्लोप पता करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, पूरे सेक्शन को एक मिनट तो पूरे सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे वर्टिकल स्टेप्स में बांट देते हैं, इसलिए इसका नाम आता है डायरेक्ट स्टेप मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आपके पूरे जो सेक्शन है इसको हम लोग वर्टिकल स्टेप में ऐसे बांट देते हैं। हर स्टेप का हम लोग कैलकुलेशन मैथमेटिकली या फिर आप न्यूमेरिकली कहें वैसे प्रोसीड करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पे आप हर सेक्शन में पानी का जो आपका स्लोप होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे स्टेप में बांट दिया। छोटे छोटे स्टेप में बांटने का मतलब क्या होता है, आपका फ्लो इस समय यूनिफॉर्म रहे, इसलिए हम लोग इसको छोटे सेक्शन में बांट रहे हैं। तो लेट्स से छोटा छोटा जो सेक्शन हमने यहाँ पे बांटा है, इसका राइट हैंड साइड से अगर हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, इसको कह दिया डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, x5 और डेल्टा x6। तो हमें क्या करना है, हर आपके सेक्शन का इंडिविजुअल कैलकुलेशन करेंगे, और इंडिविजुअल कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग एक स्लोप की वैल्यू में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमारा एजम्पशन है कि हर सेक्शन के अंदर जो आपका स्लोप है वो आपका यूनिफॉर्म है, उसमें आपके चेंजेस नहीं आ रहे हैं। चूंकि ये कंटिन्यूअस प्रोफाइल होता है, लेकिन हमारे पास कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और कोई मेथड है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंटल स्टेप्स में आपके पूरे प्रोफाइल को बांटते हैं, और आपका जो नेट एक्स हो जाएगा वो कह सकते हैं बेसिकली समेशन ऑफ 1 to 6 ऑफ xi। ठीक है, तो आप हर छोटे स्टेप को सम करेंगे तो आपके पास छोटा आपको 0.1 से लेके 0.6 तक का जो भी आपका लेंथ होगा उसके क्रॉस आप सेक्शन में आप डिवाइड कर देंगे। फिर वहाँ पे आपका स्लोप का जो प्रोफाइल है वो आप वहाँ पे कैलकुलेट करके चीज़ों को जैसा रिक्वायर्ड है वैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे अगेन आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि चूंकि यहाँ पे स्टेप आप आर्टिफिशियली बना रहे हैं यहाँ पे, तो जितना छोटा स्टेप रहेगा और या फिर जितना नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा रहेंगे आपके रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे, जितना स्टेप कम रहेगा और आपके पास लेंथ ऑफ स्टेप जितना ज़्यादा होगा वैसे ही उतना ही इनएक्यूरेसी आपके कैलकुलेशन में रहेगा। जैसे जो बात आपकी इंटीग्रेशन में भी होती थी, जितना छोटा स्टेप कैलकुलेशन आप करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, और उसी हिसाब से आपका इनएक्यूरेसी डेवलप होते जाती है। तो बिगिन करने के लिए हम लोग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपका एक हमने पहले क्लासीफाई किया था, डिराइव किया था, DE/dx विल बी इक्वल टू S0 - SF। तो इसी का हम लोग हेल्प लेते हुए क्या करेंगे,
यहाँ पे हमारे पास dx की वैल्यू भी अवेलेबल है और sf की यहाँ पे रिलेशन आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी के हिसाब से इसको रिलेट करेंगे और यहाँ पे sf को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग इसको आपके dx से डेल्टा x में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब आप स्टेप्स के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं, तो पूरे इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं e2 माइनस e1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x विल बी इक्वल टू s0 माइनस sf। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एवरेज स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो स्लोप आपका चेंज हो रहा है, कर्वेचर अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे एवरेज स्लोप के बारे में बात करेंगे ताकि हम एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं। क्योंकि आपका स्लेप पूरा कर्वेचर में है, लेकिन हम एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मान के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग SF बार का टर्म यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ पे कैसे आया E0 बाई एक्सप्रेशन से, यहाँ पे हम लोग कैसे आए आपको समझ में आ रहा है? Yes, डेल्टा ई से E0 E2 माइनस E1 जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स में आपने जो हिसाब से। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डेल्टा x दिख रहा है, आपको SF भी दिख रहा है, तो इसको हम लोग जल्दी अरेंज करके देखते हैं क्या होता है। तो डेल्टा x विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई S0 माइनस SF बार, ठीक है। और हम लोग अगर बात करें SF क्या है, तो SF को अगर आपको एग्जैक्टली लिखना चाहते हैं क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, किसी भी दो पॉइंट के बीच का, लेट्स से पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो SF बार क्या होगा, इन दोनों का बीच का एवरेज होगा। तो SF बार अगर हमें लिखना है तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, SF बार विल बी इक्वल टू SF1 प्लस SF2 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज लेने की जो बात होती है वही हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखिए क्या करते हैं। तो स्टेप कितना लेना होगा ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन, ये भी आपने डिराइव, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, q इज इक्वल टू 1/n r रेज़ टू द पावर 2/3 s रेज़ टू द पावर हाफ। अगर वाइड रेक्टेंगल चैनल है तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे r की जगह y को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता था। QB विल बी इक्वल टू 1/n, a का वैल्यू आपका b इंटू वाई हो जाएगा, फिर y रेज़ टू द पावर 2/3 s रेज़ टू द पावर हाफ। यहाँ पे ध्यान रखना ये SF है जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन में था, स्लोप ऑफ फ्लूइड लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे SF के साथ अगर इसको यहाँ पे B को इधर उधर अब लेके कैंसिल करते हैं तो बचेगा फाइनली Q विल बी इक्वल टू 1/n y रेज़ टू द पावर 5/3 SF रेज़ टू द पावर 1/2 Q विल बी इक्वल टू 1/n y। यहाँ पे ध्यान रखना है, अब हमारे पास हर पॉइंट पे हाइट ऑफ वाटर का जो है वो चेंज हो रहा है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाएंगे हम, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग पानी का लेवल भी चेंज हो रहा है। लेकिन चूंकि हमें सिर्फ एक मतलब कि चूंकि हम एवरेज हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वाई एवरेज के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ये जो आपका होगा वाई एवरेज होगा रेज़ टू द पावर 5/3, यहाँ पे SF बार रेज़ टू द पावर हाफ। अब अगेन आपको ध्यान रखना है वाई एवरेज का मतलब क्या हो गया, वाई एवरेज मतलब y1 प्लस y2/2, ठीक है। हेलो सर, सो रहे थे क्या सर आप? आपका क्लास नहीं है? अच्छा सर, ये प्रॉब्लम हमारा आ रहा था कि रिकॉर्डिंग वाला दिखा रहा था कि फ्री में अवेलेबल नहीं है रिकॉर्डिंग, इसलिए हम आपसे फोन करके पूछ रहे थे। बच्चों ने बताया कि जिनका लिमिट क्रॉस हो गया वो मतलब कि रिकॉर्डिंग का जो एक लिमिट है वो उसके ऊपर ज़्यादा आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपका वो फ्री वाला काम बंद कर देगा। अभी तो मेरा शो नहीं कर रहा है, कल दिखा रहा था, आज नहीं हो पा रहा था। हमें लगा था कि हमें पता लगा कि सबका डिसेबल किया हुआ। चलिए ठीक है सर, चलो। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो आपका स्लोप होगा उसको हम लोग इस हिसाब से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो आपके पास ये बेसिकली दो तरीके हो गए, देखिए दो पार्ट हो गया। पहला हो गया आपको SF कैलकुलेट करने के लिए,
SF आप यहाँ पे फ्लो के हिसाब से आप डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे SF कैलकुलेट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे x डेल्टा x की वैल्यू आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका एक्चुअल जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो एक छोटा सा अगर इसमें एक क्वेश्चन होगा वो हम लोग देख लेते हैं कि SF कैसे कैलकुलेट करता है। क्वेश्चन तो फिलहाल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कैसे देख लो आप जैसा ही है। देखिए मान लीजिए आपका एक सेकेंड, चलिए अभी क्वेश्चन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं इसमें क्या करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्लोप SF जो SF बार होगा वो कैलकुलेट करना है। SF बार कैलकुलेट हो जाने के बाद हम इस इक्वेशन में चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो स्टेप है वो आपका लेंथ कितना है। तो आप बेसिकली वहाँ से GVF के प्रोफाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका हम क्वेश्चन एक मिनट रुकिए, दूसरा एक मिनट हम नोट्स में चेक करते हैं। क्वेश्चन आपको कर लेंगे ना, यहाँ पे बता रहेगा। क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका रैपिडली वैरिड फ्लो। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम आया? अभी जो हमने GVF और ओपन GVF और आपका यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ा था उसमें हेलो हेलो रुको सर एक मिनट। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका रैपिडली वैरिड फ्लो। ठीक है, या फिर इसको RVF भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे होते हैं हाइड्रोलिक जंप के। रैपिडली वैरिड फ्लो के मतलब हुआ हाइड्रोलिक जंप, जो कि अभी हम लोग कई बार देखते आ रहे थे कि एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपका फ्लो जो है आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल पे चेंज हो रहा होता है
और यहाँ पे इसको कई बार स्टैंडिंग वेव और शॉक वेव भी। तो करें प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप लोग कई बार देखते होंगे कि इसको कई बार जहाँ पे राफ्टिंग वगैरह का केस आपने देखा होगा, इसको कई बार व्हाइट रिवर ऋषिकेश वगैरह अगर वहाँ पे कई और इसे स्लोप ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन रहता है पत्थर वगैरह का, ठीक है। तो इसके कारण क्या कहोगे कि यहाँ पे पानी का जो लेवल है नीचे रहता है, स्टीप होता है, मतलब सुपर क्रिटिकल है। सुपर क्रिटिकल होने के बाद आपका लेवल जो है सडनली इंक्रीज कर रहा होता है। इस सिनेरियो में क्या होता है, आपका फ्लो जो है सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज हो रहा होता है। ऐसा होने के कारण यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक जंप बनता है। और जनरली यहाँ पे जो जंप बनता है, आपको यहाँ पे देखोगे हाई वेलोसिटी और हाई टर्बुलेंस के कारण आप देखोगे व्हाइट कलर का एक फोम जैसा सिनेरियो आपको यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसी को कई बार हम लोग स्टैंडिंग जंप कहते हैं। और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि पानी बेसिकली स्टैग्नेंट रहता है, आप अगर ठीक से मैन्यूवर करोगे तो आप कहीं फ्लो में आगे बहोगे नहीं, ठीक है। तो कई बार आप लोग देखोगे एज ए स्पोर्ट्स वगैरह, एज ए स्पोर्ट में कई बार आप लोग वहाँ पे अपने जो राफ्ट को वहाँ पे फंसा के, मतलब उस लोकेशन पे ले जाके कुछ स्टंट जैसा कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं वो, ठीक है। वो हो इसलिए पाता है क्योंकि फ्लो आपका जो है सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में चेंज हो रहा होता है और वहाँ पे आपका एक हाइड्रोलिक जंप बनता है। हाइड्रोलिक जंप को कई बार हम लोग स्टैंडिंग वेव या शॉक वेव भी कह रहे होते हैं। यहाँ पे फ्लो आपका उस पार्टिकुलर जंप में अगर हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि आगे की तरफ प्रोसीड नहीं कर रहा है, तो एक तरह से स्टैंडिंग वेव वहाँ पे बन रहा होता है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है। और इसको हम लोग अगर हम लोगों को एक एग्जांपल अगर हमारे पास हो ना वीडियो में, तो हम आपको दिखाते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर से समझ में आए, ठीक है। तो एक मिनट आप लोग वेट करो, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ क्या है। एक बार आपको एक विजुअल एग्जांपल रहेगा ना, तो आपको समझ में रहेगा कि बेसिकली होता क्या है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। एक एग्जांपल आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, यहाँ पे आपको बेटर रहेगा, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो और देखो इसका आवाज आ रहा है, ये जो बोल रहा है आपको? नो सर। नहीं सर। चलिए ठीक है, जो नीचे सब टाइटल है आप उसको देखना, ठीक है। हम बीच में अगर जो इम्पोर्टेंट होगा वो बताएंगे। यहाँ पे बेसिकली आपका यूके में एक जगह है, वहाँ पे एक रिवर है, उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड में भी आप देख पाओगे कि रिवर जो है ऊपर से किसी वियर से नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो नीचे जो सब टाइटल लिखा है वो आप बता दे, मेरा आवाज को आ रहा होगा आपको? यस सर। यहाँ पे एक वियर बनाया गया है जहाँ पे आपका पानी का लेवल को इंक्रीज कर रहा है। ये पानी का लेवल इसलिए इंक्रीज कर रहा है ताकि आपको वाटर का यूटिलाइजेशन होता है हाइड्रोलिक एनर्जी के लिए या फिर अलग रिक्वायरमेंट के लिए, उसके कारण से यूज कर रहा है। उसका आपका मतलब नहीं है, आपको पता है पानी का लेवल को इंक्रीज किया गया है वियर बना, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लो पानी का कैसा हो रहा है, प्री प्रोफाइल हो रहा है, बेसिकली आपका वियर के ऊपर से फ्लो हो रहा है।
यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल उसका देख के बता रहा है कि पानी का यहाँ पे वियर अवेलेबल किया हुआ, वियर के पहले पानी आपका रुका, ठीक है। पानी रुक रहा होता है तो बेसिकली एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। अब पानी जमा होते जा रहा है, इसका मतलब वाई का जो डेप्थ आपका है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, और तब तक इंक्रीज होगा जब तक उसकी एनर्जी सफिशियंट ना हो ताकि वो वियर को ओवरकम हो जाए। जैसा ही इस वियर को ओवरकम करने की सफिशियंट आपको एनर्जी होगी, वैसे ही ये आपको आगे की तरफ फॉल करेगा। आगे की तरफ फॉल करेगा तो आपको दिखेगा हाइड्रोलिक जंप बनता है, सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल में आपका फ्लो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ये आपको यहाँ पे बताएगा भी। और रेड कलर का जो फ्लूइड इसलिए डाला हुआ था आपको विजिबिलिटी आसान रहे। आपके यहाँ पे लैब में भी आपका ये जो होता है आपका प्लूम चैनल होता है, ये भी अवेलेबल है, लेकिन काम वाम करता नहीं है, शायद आप लोग रखा हुआ देखे होंगे। बेसिकली उसमें एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं, यहीं पे हम लोग आगे वियर के पहले आपका जो डेप्थ है कितना है और वियर के बाद कितना डेप्थ आ रहा है, और उसी को जो हम लोग मैथमेटिकल मॉडल्स अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उससे कंपेयर करते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए ये लोग कैसे कर रहे हैं, एक बार आपको क्लियर रहेगा कि अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पता चलेगा। स्क्रीन दिख रहा है मेरा, क्या चल रहा है? नहीं सर। सर पॉज हो गया सर, हो गया, दिख नहीं रहा। रुकिए एक मिनट। देखिए ये दिख रहा है आपको क्या है? यहाँ पे जो आपका दिख रहा हो कि जैसे आप नीचे जा रहे हैं, आपका जैसे आपका वियर पे, हेलो, यस। यहाँ जैसे आपने वियर को क्रॉस किया वैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पानी का लेवल बहुत कम है। पानी का लेवल कम है, लेकिन इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि फ्लो आपका सब सुपर क्रिटिकल है। और एंड में आप देख रहे हैं, मतलब कि एंड राइट हैंड साइड में आप देखोगे पानी का लेवल इंक्रीज हो चुका है, तो ये क्या हो गया आपका सब क्रिटिकल। दोनों ही डेप्थ पे एनर्जी का लेवल आपका बराबर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोनों अल्टरनेट डेप्थ के बारे में बात होगी, लेकिन यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं बीच में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप बीच में देख रहे हो कि व्हाइट कलर का यहाँ पे टर्बुलेंस वाला रीजन बना हुआ है,
इसलिए कई बार इसको व्हाइट वाटर भी कहते हैं। वहाँ पे कहा जाता है कि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो बन रहा है ये आपका बेसिकली हाइड्रोलिक जंप बन रहा है। इसी का लेंथ वेरी करेगा, क्या होगा इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और अभी तक जो आपने पढ़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए कैसे आपको इस लेंथ को जो है उसको छोटा या बड़ा चेंज करेगा ये डिपेंडिंग अपॉन डिस्चार्ज के मैग्नीट्यूड के। इस सिनेरियो में आप देखें ना जंप का जो लेंथ है पहले से काफी कम हो गया। सडनली आपका मतलब कि जो आपका प्रोफाइल में चेंज हो रहा था वो अब काफी क्विक हो गया है। तो इसी हिसाब से हम लोग लेंथ ऑफ जंप को भी स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एनर्जी जंप के पहले कितना था, बाद में कितना था, टोटल कितना एनर्जी लॉस हुआ। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। आया समझ में? यस सर। एक और वीडियो था वो भी अच्छा था। ये वाला वीडियो भी आपका इम्पोर्टेंट। यहाँ पे भी आपको अलग अलग पानी में जो स्ट्रक्चर बना होता है उसके कारण आपका फ्लो में कैसे चेंज होता है वो हम लोग यहाँ पे दिखाया, एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है। ये आपको पता चला डायमेंशन एनालिसिस का हेल्प आता है। यहाँ पे आपको चीजों को स्टडी करने के लिए सबसे पहले मॉडल और प्रोटोटाइप का होता है उसका यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे आपको बताया कि ये जो आपका जो ये इनके पास प्लूम चैनल है, जो लेंथ आपको शीशा वाला जो इसमें दिख रहा है पानी है उसको प्लूम चैनल कहते हैं। ये आपके एक रिवर का बेसिकली रेप्लिका कह सकते हो उसको। और इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ रफनेस है वो आपके कंक्रीट का, अगर आपका कोई चैनल है, मतलब कि आप बात कर रहे हैं कैनाल वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे कंक्रीट का बेड होता है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो रेफरेंस है रफनेस मतलब कि एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी सिमिलर है। उसके बाद इनके पास जो कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है ये बता रहे हैं गियर हो गया या फिर कुछ सबके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वो सिमिलर उसी हिसाब से छोटे स्केल में कन्वर्ट किया गया है। तो मतलब ये नहीं कि बस मिनिएचराइज किया हुआ है। जो डायमेंशन एनालिसिस में अलग अलग मॉडल है आपके पास, फ्रॉड का मॉडल, रेनॉल्ड्स का मॉडल, जो भी यहाँ पे आपका इम्प्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जनरली फ्रॉड का मॉडल इंपॉर्टेंट होता है। फ्रॉड के मॉडल के हिसाब से उसी के हिसाब से अलग अलग डायमेंशन को उसी छोटे या फिर बड़े स्केल में कन्वर्ट करने के बाद इन्होंने छोटे छोटे मॉडल बनाए हुए ताकि आप जो एक्चुअल प्रोफाइल का जो इफेक्ट होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो पाए और आप उसको मेजर करके चीज़ों को देख सकें। ठीक है। यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा कि सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल में वेलोसिटी में क्या चेंज होता है, पानी में जो आपका लेंथ हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है। जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं बेसिकली उसका एक तरह से एक एस्पेक्ट होगा जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा प्रैक्टिकल, जिसकी एक्चुअली फील्ड में जरूरत पड़ती है। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा वो आपको लग रहा होगा कि ऊपर ऊपर जा रहा है या फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे है।
आपको यहाँ पे एक बार दिख जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पे जो डक को देके मूव कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहा है बेसिकली वो वेलोसिटी मेजर करने का एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन आपको लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा होता है कि वेलोसिटी क्या है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से एक मार्कर की तरह काम कर रहा होता है। अगर ये डक जो पीला वाला बहुत जल्दी मूव कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ज्यादा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी कम है। ये पानी का वेलोसिटी आप आंख से खुद से मेजर नहीं कर पाते हैं, तो कोई एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऊपर में रहता है तो आपको क्लियरली आइडिया रहता है कि क्या हो रहा है। अगर देख लो
देखा आपने? यस सर। ठीक है, जैसे अब Yes, sir. आगे जैसा रिक्वायरमेट होगा वैसे और भी डिस्कस करेंगे या फिर आपको जो जरूरत होगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि अभी तक आपने देखा वो ऐसा वेग नहीं चल रहा है चीज़ें, इन सब का प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट होता है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि एज ए इंजीनियर जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपको उसका सिग्निफिकेंस समझ में आए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। एक विजुअल आपको समझ में आ रहा होगा कि वाटर के साथ चीज़ें ये है कि अगर कम क्वांटिटी में रहता है तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत हाई क्वांटिटी में रहता है तो बहुत ही ज़्यादा अनमैनेजेबल फोर्स उसमें रहता है, इसको मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इसके कारण आपका स्कोरिंग वगैरह का मेजर प्रॉब्लम आपको देखना पड़ता है। आप लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पाइपिंग या फिर सैंड बॉलिंग इस टाइप के कंडीशन आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो वाटर को मैनेज कर पाना कॉस्ट इफिशिएंटली वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन जाता है। ठीक है, तो सर रिवर में फिर कैसे जब कॉलम वगैरह बनाते हैं ब्रिज के लिए तो फिर कैसे मैनेज कर पाते होंगे सर? मैनेज कर आपको उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, डेप्थ उसको उसी हिसाब से प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि स्कोरिंग का प्रॉब्लम ना हो। कई बार आप लोग देखते होंगे कि डैम वगैरह जहाँ बनाते हैं वहाँ पे डिसिल्टिंग करनी पड़ती है, आपका पानी का लेवल जो है उसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस वगैरह में यही सब तो खर्च होते हैं कि आपको कुछ डैमेज हो रहा है, स्कोरिंग का डैमेज हो रहा है तो उसका रिपेयर करना, ये सारी चीज़ों को कॉन्स्टेंटली मैनेज करना, मॉनिटर करना, ये एज ए सिविल इंजीनियर आपका ड्यूटी होती है। ठीक है, नॉर्मल बिल्डिंग्स वगैरह तो आप देखोगे बहुत ही एक छोटा एस्पेक्ट होता है आपका, जहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपकी बिल्डिंग बन जाती है फिर मेंटेन वगैरह करने में आपको कोई ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन ये सब वाटर के स्ट्रक्चर, कैनाल आपका बना होता है, डैम बना होता है, इस टाइप के जो वियर वगैरह में आपको चीज़ें देखनी पड़ती है, वहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली चीज़ों को मॉनिटर और मेंटेन करना पड़ता है। और जहाँ पे मैन पावर इस टाइप के इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे आपका मेंटेनेंस का आपका कॉस्ट बहुत इंक्रीज करता है, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैक्टर इन करना पड़ता है। ठीक है, तो डिज़ाइन में ये सारी चीज़ों फोर्स कंसिडर करते हैं हम लोग। जैसा अभी आपको बताया था ब्रिजेस के कॉलम के बारे में, तो उसमें भी आपको बताया एंगल कितना होना चाहिए आपका, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना स्कोरिंग हो रहा है। फिर उसके अंदर भी बहुत स्पेशल डिज़ाइन आपको बनते हैं। इसमें तो बहुत ही अभी जो आपको पढ़ाया जाता है वो बहुत ही सिंपल बताया जाता है, आपको सिंपल इस हिसाब से बताएगा कि यह कॉलम ऐसा है। आप एक्चुअली देखे हो तो कॉलम का शेप ऐसा नहीं होता, कॉलम का शेप कुछ ऐसा होता है, एग्ड टाइप का होता है, ताकि आपका यहाँ से फ्लो हो फिर यहाँ से ऐसे जा रहे हो। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे इस हिसाब से फ्लो आपको बनाया गया है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग ना हो, डैमेज होने के लिए आपके पास एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो। तो ये डिज़ाइनिंग इस तरह से की जाती है ताकि इन सारे इफेक्ट को जहाँ तक हो सके उतना ज़्यादा हम लोग नॉर्मलाइज करें। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में डायरेक्टली अगर आपको बीटेक लेवल पे पढ़ाया जाने लगा तो आपको मैथमेटिकली कंक्लूड कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग सिंपल एग्जांपल लेके बात करते हैं। जब भी आप लोग फ्लूइड वगैरह में बात कर रहे होंगे वहाँ पर सीधे सर्कुलर लेके एग्जांपल बात करते हैं कि फ्लो कैसा होगा। तो यहाँ से एग्जांपल समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्यूशन क्या क्या प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जब आप लोग मास्टर्स वगैरह में जाएंगे तो इंडिविजुअल आपके कोर्सेज में और इंडिविजुअल आपको चीज़ों को डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली चीज़ें कैसे परफॉर्म करनी है। अभी जब बीटेक में आप लोग पढ़ते हैं बस आपको रफ आउटलाइन पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए जब हायर लेवल में आप जाते हैं तब वहाँ पे एक्चुअली पता चलता है कि क्या करना है, कैसे डिज़ाइन करना है। और एज ए इंजीनियर आपका बेसिकली वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपका बेसिकली इनपुट रहता है कि क्या है। अभी तक आप लोगों को बस एक तरह से रफ आइडिया बताया जा रहा होता है कि चीज़ें क्या क्या है। और ओपन चैनल प्रो में आपने बस अभी तक देखा है कि चीज़ें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो आपको बताया गया। चीज़ें बहुत ज़्यादा मोनोटोनस ना हो इसलिए न्यूमेरिकल वगैरह इंट्रोड्यूस की जाते हैं ताकि थोड़ा सा आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चल पाए कि चीज़ें कैसी हो रही है। जहाँ पे अल्टरनेट डेप्थ ये सब कैलकुलेट आप लोग को इसलिए करवाया जाता है ताकि आपको पता चले कि मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक फिजिकल रिलेशनशिप जो होता है वो आपके दिमाग में एस्टेब्लिश रहे। इनका ये छोटे मोटे जो कैलकुलेशन और छोटे मोटे जो क्वेश्चन करते हैं इसका मतलब फील्ड में आपको कोई खास हेल्प कर नहीं पाते हैं। इस सब का बहुत ही एडवांस लेवल में आपको चीज़ें जाके कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये तो बस आपको एक तरीके से कह सकते हो कि एक क्या कहे हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी सब कुछ चीज़ों को एडवांस लेवल पे आप अप्लाई करेंगे और आप जाके आप फाइनली जो डिज़ाइन या फिर कुछ एक्चुअली कंट्रीब्यूशन जो होता है एज इंजीनियर आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे आपका रैपिडली वेरिड फ्लो आरवीएफ के बारे में। इसको कई बार हाइड्रोलिक जंप भी कहते हैं। अभी आपने देखा भी होगा क्या हो रहा है जब फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कन्वर्ट हो रहा होता है।
flow changes from यहाँ पे कह सकते हैं हाइड्रोलिक जंप बेस्ड फॉर्म। ठीक है, तो अभी हमने एग्जांपल भी आपने देखा कि पानी क्या हो रहा है, हाई वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी में आपको कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोलिक जंप बनेगा। इसको कई बार कहते हैं स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। आपने देखा था कि जंप का जो लोकेशन मतलब कि जो व्हाइट वाला रीजन है वो वैसा का वैसा ही वहीं में खड़ा रहता है, तो इसको कई बार इसलिए स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं और इसको कई बार शॉक वेव भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम में हल्का सा देखें, थोड़ा सा आपको एक्चुअल क्या चीजें हो रही है उसका आइडिया लगेगा। लेट्स से आपका ये फ्लो का सरफेस है, एक ये बीच में नीचे आपका ये फ्लो का सरफेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का लेवल आपको अगेन हमने बात की थी हाइड्रोलिक जंप के बारे में, तो इनिशियली आपका हाइट कम है, इसका मतलब आपका फ्लो सुपर क्रिटिकल है। तो यहाँ पे लेट्स से हम लोग मानते हैं कि आपका पानी का लेवल फिलहाल यहाँ पे, बाद में आपका पानी का लेवल यहाँ तक पहुँच रहा है। हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा उसका ये डायग्राम हो, और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा उसका डायग्राम जो होगा ऐसा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं शुरुआत में आपका अगर हम लोग फ्लड लेवल पे बात कर रहे हैं तो ये है आपका टोटल एनर्जी लाइन का इनिशियल रेफरेंस, और फाइनली आपका जो अगर देखेंगे 2 पॉइंट के बीच में अगर बात कर रहे होते हैं तो आपका थोड़ा सा एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब थोड़ा सा कहें या फिर क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग देखेंगे कि कैसे चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो आपका लॉस हो रहा है 2 पॉइंट के बीच में, इसको हम लोग कहेंगे एनर्जी लॉस। यहाँ पे क्योंकि टर्बुलेंस वाला पार्ट आ रहा है तो आप यहाँ पे एनर्जी को बेसिकली कंजर्व नहीं कर सकते, एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, जिसको हम लोग ईएल से मेंटेन कर रहे हैं। और ये हो गया आपका टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपका बेसिकली आपके काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, कुछ इसके यहाँ पे नॉमेनक्लेचर अगर आपको यहाँ पे दिखाना हो तो वो ऐसे दिखा सकते हैं। आपका ये जो y1 हुआ आपके जंप के पहले का हाइट, और ये हो गया बेसिकली y2 आपके जंप के बाद का हाइट। ठीक है, जंप के पहले आप कह सकते हैं y1 विल बी लेस देन yc, और यहाँ पे कह सकते हैं y2 विल बी ग्रेटर देन yc। इसका मतलब y1 आपका सुपर क्रिटिकल है, y2 आपका सब क्रिटिकल है। इसी के बीच में आपका यहाँ पे CD मतलब आपका बेसिकली क्रिटिकल डेप्थ होगा, जो किसको कहेंगे CDL, इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉटेड ब्लू लाइन से। ये वाला लाइन जो होगा आपका CDL का लाइन होगा। ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप एक दूसरे से चीजों को रिलेट कर पाए। और यहाँ से आपका y1 से y2 में जो जब जा रहे होंगे तो यहाँ पे आपका बेसिकली जंप बनता है। ठीक है, तो इसी जंप को हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बेसिकली ऐसा रहता है। ये टर्बुलेंस इसमें रहता है, जनरली इसको ऐसे मार्क किया जाता है।
जहाँ पे जंप शुरू होता है इसको हम लोग कहते हैं आपका टो ऑफ द जंप, और जहाँ खत्म होता है उसको कहते हैं हील ऑफ द जंप। और ये जो लेंथ बना ये हो गया आपका लेंथ ऑफ जंप। इसको भी हम लोग देखा थे मैनिपुलेट कैसे किया जा रहा था फ्लूम में। आगे का जो आपका डाउन स्ट्रीम में वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने के, उसी को आपको मैनेज करने के साथ आप यहाँ पे लेंथ ऑफ जंप को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे जंप होने के पहले, मतलब जहाँ पे टो के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फ्रॉड नंबर 1 से ज्यादा है। हील पे आपका जो फ्रॉड नंबर है वो आपका 1 से कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे वही सीडीएल और आपको यहाँ पे पता चला सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल फ्लो है। वैसे ये y1 हो गया। यहाँ पे आपका टोटल एनर्जी के बारे में जब बात करते हैं तो ये आपका वेलोसिटी हेड होती है। वेलोसिटी हेड से आपको यहाँ पे दिखता है वेलोसिटी हेड यहाँ पे काफी ज्यादा है v1 स्क्वायर बाई 2g, और एंड में आप देखेंगे वेलोसिटी हेड कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी आपका बेसिकली डिक्रीज किया जा रहा है और यहाँ पे एनर्जी उसी हिसाब से लॉस हो रहा है। तो ये मोर और लेस आपका एक तरह से जंप का जो है डायग्राम है, विजुअल आप ऐसे हिसाब से देख सकते हैं कि ये आपका वेरिएशन ऐसे हो रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे मोर और लेस आपका जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी जो है अभी तक आपने सुना था, जो भी आपने यहाँ पे जंप के बारे में देखा था उसको थोड़ा सा मैथमेटिक ग्राफिकली यहाँ पे दिखा रहे हैं, इससे आइडिया आपको लग जाता है कि चीजें कैसे जा रही है। ये अगेन आपका यहाँ पे जंप ऐसे जाएगा और यहाँ पे पानी का लेवल ऐसे पहुंच रहा है, दोनों पॉइंट के बीच में आपका जंप हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। सर ये टॉय क्या होता है, मतलब कौन सा? TOE टॉय? टो कहते हैं इसको, पैर होता है ना आपका पैर, जी सर। इसको क्या कहते हैं, ये टो होता है, इसको हील कहते हैं। वही यहाँ पे एक तरीके से जैसे जंप के बारे में हो रहा है ना, उसके बारे में कह रहे हैं। ये जंप बेसिकली कह सकते हैं जंप का स्टार्टिंग पार्ट ये हुआ, एंड पार्ट ये हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा पतला होता है, यहाँ मोटा होता है, इसलिए इसको टो कह देते हैं, इसको हील कह देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार आपसे टो और हील के टर्म आ जाता है, तो इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी था, तो वो बताया आपने। पैर में जैसे होता है ना, आगे में जहाँ उंगली होती है उसको टो कहते हैं, पीछे जहाँ होता है, ठीक है, उसको बस ये बस आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका है, कुछ ऐसा कोई अलग से नहीं है। ठीक है, टो कहते हैं, टो ही नहीं कहते इसको। तो मतलब ई साइलेंट होता है यहाँ पे, इसको बस TO बोलना है, और बोलना तो बोलते हैं इसको, टू भी नहीं, टो। ठीक है, ये हो गया बेसिकली आपका जंप का जो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो इसी को हम लोग बार बार यूज करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। देखिए हमने आपको स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में भी बात की थी। स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो आपको कुछ कुछ चीजें याद होंगी। वहां पे क्या होता था, अल्टरनेट डेप्थ होता था, है ना। ये आपको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हमने जब बात की थी तो ये लाइन आपका एक लाइन स्ट्रेट होता था और दूसरा आपका एक कर्व लाइन होता था। ठीक है, याद है। और यहाँ पे गिवन ये जो पॉइंट होता था ये आपका क्रिटिकल YC हो गया। किसी भी आप पॉइंट पे जब बात कर रहे होते हैं तो दो आपके पास डेप्थ अवेलेबल होते हैं, दोनों जो डेप्थ होते थे इसको हम लोग क्या कहते थे, कंजुगेट डेप्थ कहते थे, याद है। ये अगर y1 हुआ तो हो गया, यहाँ पे लेट से करस्पॉन्डिंग एनर्जी E2 है। यहाँ पे आपको एनर्जी सेकंड सिनेरियो में मान लेते हैं, पहले आपका एनर्जी यहाँ पे हायर एनर्जी पे था, तो E1 से E2 के अंदर जा रहे हैं, तो आपका एनर्जी का जो लॉस हो गया वो बेसिकली EL से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात थी आपकी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व की। एनर्जी कर्व सिमिलरली हमने आपको ये भी बताया था, एक होता है आपका स्पेसिफिक फोर्स का कर्व। ये भी हमने आपको बताया था। यहाँ पे क्या हो रहा था, नीचे एनर्जी की जगह हम लोग क्या डायग्राम में ड्रॉ करते थे, स्पेसिफिक फोर्स FS। तो इसका जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था रिप्रेजेंटेशन, तो वो भी कुछ सिमिलर था, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होता था, स्ट्रेट लाइन होके ये लाइन जो है हल्का सा कर्व रहता है, और दूसरा एक कर्वेचर वाला ये लाइन तो आपका रहेगा ही। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर किसी एक गिवन फोर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, से FS पे बात कर रहे होते हैं,
तो अगेन इसके करस्पॉन्डिंग जो जो डेप्थ जो आते हैं, ये हो गया y1 और ये y2, और इसके जहाँ पे मिनिमम वैल्यू है वो आपका yc के करस्पॉन्डिंग होता है। ये जो y1 y2 होते हैं, इन दोनों को कहते हैं हम लोग कंजुगेट डेप्थ, कंजुगेट डेप्थ, या फिर इसको सीक्वेंट डेप्थ कहते हैं। यहाँ पे कहते थे अल्टरनेट डेप्थ। ठीक है, अल्टरनेट डेप्थ पे आपने कैलकुलेशन वगैरह भी किए थे। ये स्पेसिफिक फोर्स के कर्व में होता है। ये स्पेसिफिक फोर्स हमने डिराइव वगैरह तो किया ही था ना, याद है? यस सर, यस सर। स्पेसिफिक फोर्स जो हमने किया Fs = az + q² za, याद है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे हमने कैलकुलेट किया था अल्टरनेट डेप्थ में कि अगर आपके पास y1 पता है तो y2 निकालो, या फिर y इनका जैसे रिलेशनशिप हमने कंजुगेट डेप्थ में कैलकुलेट किया था, सिमिलरली आपको अब सीक्वेंट डेप्थ का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिक फोर्स गिवन पोजीशन पे सेम रहेगा। स्पेसिफिक फोर्स का हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था, Fs = az + q² GA का डेरिवेशन भी हमने किया हुआ है जब हम लोग इंट्रोडक्शन बात कर रहे थे आपका यूनिफॉर्म चैनल फ्लो के बारे में। तो ये वाला कंडीशन मानते हुए आपको अब देखिए सेकंड राइट हैंड साइड में जो आपका स्पेसिफिक फोर्स का कर्व बना हुआ है, यहाँ पे वही आपको पता है y1 अगर आपके पास नोन है तो आपको पता करना है y2 क्या होगा। इन दोनों सिनेरियो में आपका बेसिकली क्या हो रहा है, स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू जो सेम है वो सिमिलर रह रही है। उसको कंपेयर करने के बाद आप y1 अगर आपके पास नोन है तो आप y2 कैलकुलेट करिए, और अगर आपका रिलेशनशिप इनको आपस में क्रिटिकल डेप्थ के हिसाब से करेंगे, जैसे कि हमने वहाँ पे अल्टरनेट डेप्थ में कैलकुलेट किया था, सिमिलर यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। अल्टरनेट डेप्थ का आपको रिजल्ट याद है क्या था आया था? अल्टरनेट डेप्थ हमने जो कैलकुलेशन किया था उसका रिजल्ट याद है? y³ अल्टरनेट डेप्थ का हम जो आंसर बता रहे हैं वो बता रहे हैं फॉर yc³ = 2y1² y2² y1 + y2। तो जैसे कि हमने अल्टरनेट डेप्थ किया था, सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हैं q²g। सिमिलरली यहाँ पे आपको कैलकुलेशन अब कॉन्जुगेट डेप्थ का करना है। वहाँ पे हमने क्या किया था, एनर्जी को इक्वल किया था। यहाँ पे अब आपको करना है स्पेसिफिक फोर्स को इक्वल करते हुए y1 और y2 को वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये आप कैलकुलेट करके बताइए। आपका गेट वगैरह में ऑब्जेक्टिव रहता है तो आपको सीधा सीधी y1 दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा तो बताइए इसका कंजुगेट डेप्थ क्या है, या फिर y इसका अल्टरनेट डेप्थ क्या है। तो अल्टरनेट डेप्थ का आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है, कंजुगेट का करके बताइए। समझ में आ रहा क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मोमेंटम इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था ये आया कहाँ से था, याद है ना? मोमेंटम इक्वेशन से आया था ना? यस सर। मोमेंटम इक्वेशन में हमने क्या किया था, p1 - p2 = P2 m2 m2 - minus m1। फिर हमने क्या किया था, p1 + m1 p1 + m1 by gamma will be equal to p2 + m2 by gamma। इसी को हम लोग कह दिया था स्पेसिफिक फोर्स, जिसका यूनिट क्या था, मीटर क्यूब था। तो अब हमको क्या करना है, इसी के बेसिस पे चीजों को आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था तो Fs will be equal to az + q² GA। यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर चैनल जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं रेक्टेंगुलर के लिए कर रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर चैनल में z की वैल्यू क्या होगी, y/2। यस सर। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, बताइए क्या आ रहा है आपको। अल्टरनेट डेप्थ में बेसिकली जैसे यहाँ पे हमने ये अल्टरनेट डेप्थ के लिए कैलकुलेशन किया था, वैसे हम लोग को अब सीक्वेंट डेप्थ के लिए कैलकुलेशन चाहिए। इसी फॉर्मेट में आपका रिजल्ट होगा, yc will be equal to समथिंग और कुछ y1 y2 का रिलेशनशिप होगा। इसी फॉर्मेट में आप करके बताइए। एक चीज आपको और बता देते हैं, हम लोग यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है। अगर हाइड्रोलिक जंप के जब बात कर रहे होते हैं तो पॉइंट अगर हम टो से हील पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो एनर्जी लॉस हो रहा है आपका।
एनर्जी लॉस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी का कंजर्वेशन स्पेसिफिक एनर्जी वाला अब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस काफी कम है तो हम लोग ये कह सकते हैं रेफरेंस का फैक्टर जो है वो आपका कम हो जाएगा, आपका जो फ्रिक्शन का फैक्टर जो था उसके कारण वो कम हो जाएगा, स्लोप के कारण जो फैक्टर था वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग मोमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंट को अगर हम लोग कंजर्व कर सकते हैं तो हम लोग स्पेसिफिक फोर्स वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे अगर लॉजिकली देखना है तो जहाँ यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बात हो रही थी वहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी में चेंजेस नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक एनर्जी वाले कैलकुलेशन से प्रोसीड किए थे। जहाँ हाइड्रोलिक जंप के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते तो यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं। तो मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका रोल में आ जाता है स्पेसिफिक फोर्स का। स्पेसिफिक फोर्स को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके जो असम्पशन है एक दो लाइन है वो हम लोग लिखवा देंगे, लेकिन स्पेसिफिक फोर्स का जैसे आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने बताया तो सेम काम जो हमने वहाँ पे किया था स्पेसिफिक एनर्जी का वही काम आपको स्पेसिफिक फोर्स के साथ करना है। कुछ रिलेशनशिप होंगे वो आपको डिराइव करेंगे, 3-4 रिलेशनशिप स्टैंडर्ड है आपको याद करने रखना है, ठीक है। और ये वाला पहले अल्टरनेट का आपस में जो रिलेशनशिप है वो डिराइव करिए, फिर हमें दो तीन चीजें और डिराइव करना है। फ्रॉड नंबर के हिसाब से क्या रिलेशनशिप होगा इनका वो, फिर आपका एनर्जी लॉस कितना हो रहा है अगर आपके पास y1 y2 का वैल्यू पता है तो इस टाइप के छोटे छोटे आपके रिजल्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहले आप अल्टरनेट डेप्थ का कैलकुलेशन करिए, फिर हम लोग आगे अभी आप कॉन्जुगेट और सीक्वेंट डेप्थ का कैलकुलेशन करिए और हमें बताइए इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आपको क्या करना है बस, जैसे यहाँ पे आपको मोमेंटम वाला जो इक्वेशन आप वो लिखिए, वहाँ पे y1 y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आगे देखिए आपको एक फॉर्मेट एक जैसा रिजल्ट का फॉर्मेट आ जाएगा, उसको कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है। कुछ बोलना है तभी माइक हो जाए, नहीं तो बंद करो। करो, कुछ हुआ कैलकुलेशन आपका, कुछ आ रहा है रिजल्ट? ये सब आपको खुद इसलिए करने को दे रहे हैं, एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। एक बार आपको पता रहेगा कैसे डिराइव हो रहा है तो आपको आसानी रहती है, और ये सब रिजल्ट भी आपको याद रखने में ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपसे एग्जाम में डेरिवेशन नहीं भी हो रहा है तो रिजल्ट याद रहेगा तो आप कुछ ना कुछ करके आ जाओगे। गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एग्जाम में सब चीजों के, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा।
सर ये आ रहा है कि बताइए। 2q स्क्वायर अपॉन g इक्वल टू y1 y2 y1 प्लस y2। हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम आपके लिए बता रहे हैं। एक आपको ये भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, बताओ y2 बाई y1 एज ए फंक्शन ऑफ फ्रॉड नंबर, लेट्स से f1। अगर आपके पास फ्रॉड नंबर पता है y1 का, तो y2 कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आप करके बताइए आप तब तक। ठीक है, यहाँ पे आपको yc का कैलकुलेशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, सिर्फ y1 दिया हुआ है। आपको क्या करना है कैलकुलेट, अब आपको ये कैलकुलेट करके बताना है y2 क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, y1 से पहले f1 निकालेंगे, और f1 से एक आपके पास y2 बाई y1 का आपके पास एक इक्वेशन होगा, जहाँ से आप जो कि फ्रॉड नंबर पे आपका डिपेंडेंट होगा, और वहां से आप कर लेंगे कैलकुलेट इसको। तो ये वाला कैलकुलेशन तब तक आप करिए, तब तक हम इसका पिछले वाले का सॉल्यूशन लोगों के साथ बताते हैं। देखिए, रेक्टेंगुलर चैनल की बात हो रही थी, आपको बताया था स्पेसिफिक फोर्स a z bar इज इक्वल a z bar प्लस q स्क्वायर बाई g इनटू a। तो आपको कंजुगेट डेप्थ का जब कैलकुलेशन करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1 z1 प्लस q आपका दोनों सिनेरियो में सेम रहेगा, g भी सेम रहेगा, a1 विल बी इक्वल टू a2 z2 यहाँ पे बार रहेगा प्लस q स्क्वायर बाई g इनटू a2। तो इसका आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो एरिया और z1 हमको पता था, z बार इज इक्वल टू y2 होता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b y1 स्क्वायर बाई 2 प्लस q के जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल q स्क्वायर b स्क्वायर बाई g इंटू b इंटू y1 विल बी इक्वल टू b y2 स्क्वायर g b y2। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ आपके कैंसिल आउट हो सकती है और क्या क्या यहाँ पे हटाया जा सकता है। तो बी वाला टर्म आपका हर जगह कॉमन है, उसको निकाल दीजिए। बी वाला सब में एक एक बी का पावर हट जाएगा आपका यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे ये बी और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, y1 स्क्वायर बाई 2 प्लस q स्क्वायर बाई जी y1 इक्वल टू y2 स्क्वायर बाई 2 प्लस q स्क्वायर बाई जी y2। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, q को एक जगह करके इसको अरेंज कर देते हैं इधर। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई जी 1 बाई y1 माइनस 1 बाई y2 विल बी इक्वल टू y2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 को इधर ले जाएंगे, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर बाई जी, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y2 स्क्वायर y2 माइनस y1 प्लस y2, यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 y2, नीचे चला जाएगा आपका y2 माइनस y1, ये कैंसिल हो गया। 2q स्क्वायर बाई जी, q स्क्वायर बाई जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, q स्क्वायर बाई जी विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 y2 डिवाइडेड बाई 2, और q स्क्वायर बाई जी हमने पता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं yc q। तो ये आपका एक रिजल्ट हो गया, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे ये दोनों रिलेशनशिप हो गया, ये रिलेशनशिप बेसिकली आपका कॉन्जुगेट या फिर सीक्वेंट डेप्थ का, y1 y2 आपका दोनों कॉन्जुगेट डेप्थ है। इसका मतलब क्या होगा कहने का, ये यहाँ पे आपका डेप्थ ऑफ आपका यहाँ पे इन दोनों डेप्थ के बीच में स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू बराबर रहेगी। आया क्लियर है? सर सेकंड वाला है जो मतलब फ्रॉड नंबर से है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उसमें, फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद y2 अपॉन y1 इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 8 f1 स्क्वायर बाई 2।
हाँ ये सही आया है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, दो साइन आ रहे हैं, -1 में से माइनस करेंगे समथिंग तो आपका जो y2 y1 का जो रेशियो है वो तो आपका नेगेटिव कभी होगा नहीं, दोनों ही एक पॉजिटिव डेप्थ होंगे। तो आपको जो नेगेटिव वाला जो वैल्यू है वो आपको इग्नोर करना है, जो पॉजिटिव वाला रिजल्ट आएगा बस उसी को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो कैसे आता है वो भी हम लोग देखें। बाकी लोगों ने अटेम्प्ट किया वो कैसे हुआ है? यस सर। हाँ क्या यस आपका आया रिजल्ट वो यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आ गया सर मैंने। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक तक आ गए तो उसका एक बार सॉल्यूशन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो आपके पास अब इसी इक्वेशन का आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजों वेरिएबल को बेसिकली एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में अगर आपके पास y1 नहीं y2 नहीं पता है तो y2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी का ये कैलकुलेशन है। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो समथिंग कुछ इस हिसाब से आया है, q² बाई g इज इक्वल टू y1 y2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को फ्रॉड नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। फ्रॉड नंबर का आपको पता था, क्वेश्चन में हमने आपको बोला था फ्रॉड नंबर के टर्म में रिजल्ट चाहिए, और f1 स्पेसिफिक आपको उसके रिजल्ट में उसके टर्म में रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे आप क्यों ना इसको फ्रॉड नंबर में अगर कन्वर्ट करना है y1 क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। तो y1 क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला जो टर्म है आपका फ्रॉड नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रॉड नंबर इसी हिसाब से डिफाइन किया गया था हमने, याद है ना? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, f1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अच्छा 2 को इधर ले जाते हैं, 2f1 स्क्वायर इक्वल टू y2 बाई y1 प्लस y2 बाई y1 का स्क्वायर। बेसिकली आपको यही y2 बाई y1 के टर्म में इक्वेशन चाहिए था, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y2 बाई y1 का स्क्वायर प्लस y2 बाई y1 माइनस 2f1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू जो हो गई, x का मतलब क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू y2 बाई y1 जो कि हम लोग चाहिए भी था। तो हमने क्या किया, इसको y2 बाई y1 विल बी इक्वल टू देखो क्या आ रहा है नीचे 2a। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस b, b की भी वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 1 -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2f1 सॉरी -2f1 स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 बाई y1 इज इक्वल टू नीचे का आपका 2 चला जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस हो जाएगा ये 8f1 स्क्वायर। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ पे आपको पता है 1 में से समथिंग कुछ और घटाएंगे अंडर रूट करके तो वो वैल्यू और नेगेटिव में ही जाएगा। तो y2 y1 का रेशियो जो है आपका नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको एक पॉजिटिव जो रेशियो होगा वहीं पे हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं अपना कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा बेसिकली y2 बाई y1 will be equal to -1 plus under root 1 plus 8f1 square divided by 2। गेट वगैरह में कई बार इससे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अगर आपको तो ये भी रिजल्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको इनिशियली y1 पता होगा तब आप y2 को इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको y2 दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको f1 की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली जब यहाँ पे दूसरे तरीके से y2 अगर यहाँ पे जो हमने यहाँ पे y1 से डिवाइड किया है, यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को y2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो ऐसा बन जाता है ऊपर में y1 नीचे y2 हो जाएगा विल बी इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8f2 स्क्वायर बाई। तो ये रिजल्ट आपको तब याद रखना है जब आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके पास कौन सा वैल्यू नोन है कौन सा वैल्यू अननोन है। अगर आपके पास y1 नोन है तो ऊपर वाला करेंगे, y2 नोन है तो नीचे वाला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, अब आपको एक चीज और, दो चीज और कैलकुलेट करना है।
ये सब जो हमने आपको बॉक्स में लिखा हुआ है सारे रिजल्ट सबको याद रखने चाहिए। अब आपको दो चीज कैलकुलेट करना है। पहला बताइए एनर्जी लॉस कितना हो रहा है। y1 y2 में आपका पता है स्पेसिफिक फोर्स सेम रहेगा लेकिन एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इन दोनों डेप्थ की। टो पे जो y1 है और हील पे जो y2 है, इन दोनों में आपका एनर्जी का लॉस हो रहा है। हमें बताना है अब एनर्जी लॉस कितना है। हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी का हम लोग मानते हैं यहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन मोमेंट यहाँ पे कंजर्व था। यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं ये दोनों जो y1 y2 जो है आपके कंजुगेट देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम का कोई लॉस नहीं कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि EL कितना होगा। आपको y1 y2 का आपस में रिलेशनशिप पता चल गया। अब आपको बताना है कि एनर्जी लॉस कितना हो रहा है। एनर्जी लॉस आपको पता चल जाएगा कितना है, तो अब आपको ये भी कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास F1 की वैल्यू पता है तो ये भी बताना है F2 का रिलेशनशिप क्या होगा, मतलब कि रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2, ये भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। ये दो चीजें होगी। आपको एनर्जी लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है फाइनली भी आपको जो एनर्जी इनिशियली ज्यादा था, हाई वेलोसिटी था, बाद में वेलोसिटी कम हो गया E2, आपको E1 माइनस E2 कैलकुलेट करना है और यहाँ पे दोनों में y1 y2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और यहाँ पे आपको पता करना होगा एनर्जी लॉस कितना है और उसके बाद आपको F1 F2 का रिलेशनशिप बताना। तो ये बेसिकली आपका हाइड्रोलिक जंप का हिसाब किताब है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए और ये बताइए क्या आ रहा है। हाइड्रोलिक जंप बेसिकली वो छोटा है, मोर और लेस कवर ही हो गया। इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ आपको रिजल्ट्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में दिखाएंगे। ठीक है, मोर और लेस खत्म हो गया, आधा 1 घंटे का आपका और बाकी है। नेक्स्ट क्लास में आपका हाइड्रोलिक जंप भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बताइए आपका एनर्जी लॉस कितना हो रहा है और आपका F1 F2 का रिलेशनशिप क्या होगा। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में अगर देख दिया हाइड्रोलिक जंप के पहले आपका फ्रॉड नंबर पता है तो आपको बताना हाइड्रोलिक जंप के बाद आपका फ्रॉड नंबर क्या होगा। ये दोनों चीज आपको कैलकुलेट करनी है, आपको बताना है एनर्जी लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज करिए। सर क्यू स्क्वायर बाय 2g y1 माइनस y2 स्क्वायर माइनस y1 अपॉन में y1 स्क्वायर y2 का स्क्वायर। किसका बता रहे हैं आप, एनर्जी लॉस का? यस सर। क्या होगा EL इज इक्वल टू, बताओ फिर से। क्यू स्क्वायर अपॉन में 2g y1 माइनस y2 और y2 स्क्वायर माइनस y1 अपॉन में y1 स्क्वायर y2 इसको स्क्वायर। सिंपलीफाई में आ जाएगा, एक क्यूब के टर्म में आपका रिलेशनशिप आता है, थोड़ा सर सिंपलीफाई। वो तो क्रिटिकल वाला डालेंगे सर, उसके बाद होगा ना। हाँ उसको सर यार बोलो एक बार। ये L इक्वल टू 4y1 y2 मतलब y1 का स्क्वायर y2 माइनस 4y1 y2 का स्क्वायर माइनस 4y1 y2 का स्क्वायर माइनस y क्यूब प्लस y2 का क्यूब माइनस y2 y1 अपॉन 4y1 y2। ये आपको, हाँ क्यूब के टर्म में आप देखोगे ना y2 माइनस y1 का क्यूब है, ये जो आप नीचे ऊपर वाला नॉमिनेटर का जो फ्रैक्शन होगा। यस सर, वो क्रिटिकल वो उसका डाल के सर वो हाँ उसका
वाई आपको क्या करना होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2g की जो वैल्यू है ना उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको y1 y2 यस सर। उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद कहीं बात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ऐसा होगा, E1 की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g y1 स्क्वायर माइनस y2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g y2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका ऐसा जाएगा y1 माइनस y2 इधर हो जाएगा और इधर चला जाएगा आपका प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पे 1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस 1 बाई y2 का स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर बाई 2g आपको पता है क्या होता है, यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कहाँ गया क्यू स्क्वायर बाई y1 y2 तो y यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर बाई जी कितना होता है y1 y2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हम आपको बता रहे हैं, हम यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं। तो EL विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 इसका क्यूब होगा ये, और नीचे आ जाएगा 4y1 y2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार आपसे दोनों डेप्थ दिया रहेगा। पहली बात तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेगा ना, आपको y1 बता देगा, y1 पता चल जाएगा तो आपको बताना होगा, आपसे ये पूछा जाएगा बताओ एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, और कोई डेटा देगा ही नहीं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बताएगा कि फ्लो का मैग्नीट्यूड क्या है या फिर डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, वो y1 दे देगा और q दे देगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनसे f1 निकालोगे, f1 निकल जाएगा तो आप क्या करोगे y2 निकाल लोगे, y2 निकल जाएगा, उसके बाद ये वाला इक्वेशन यूज करते हुए तब एनर्जी लॉस निकालोगे। तो इस टाइप के आपके इक्वेशंस रहेंगे, आपको ये सारे फॉर्मूला को आपस में इंटरचेंज करते हुए यूज करना पड़ेगा, तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला अगर आप इंटरचेंज करके नहीं यूज कर पाओगे, इनिशियल कैलकुलेशन से जाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, चीजें में बहुत टाइम लगेगा उनमें, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट आपका जो हमने इसका एक मैथमेटिकल पार्ट बाकी जो था वो हम आपको ये भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, F1 F2 के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा, अगर आपको पता है इन दोनों सीक्वेंट डेप्थ के करस्पॉन्डिंग F1 F2 का कैलकुलेशन होगा वो बताइए, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ F1 की वैल्यू पता है और कुछ नहीं पता है तो आप F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली F2 पता है तो आप कुछ नहीं डायरेक्टली F1 पता कर पाए, इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा। सिंपल है, आपको बस प्रोसीड करने का आपको हल्का सा हिंट दे देते हैं कैसे करना है। आप क्या करो, F1 F2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्यू स्क्वायर बाई जी y1 क्यूब होता है, यहाँ पे आप क्या करो y1 बाई y2 का टर्म जो है किसी तरह इंट्रोड्यूस कर दो, तो पुराना जो ये वाला इक्वेशन था y2 बाई y1 बोला आपका यहाँ पे आ जाएगा अंदर, ठीक है।
देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, y1 का जो नीचे टर्म आ रहा है यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, नीचे में q स्क्वायर बाई g y1 क्यूब, यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं y1 बाई y2 का जो टर्म है वो, ठीक है। y1 बाई y2 अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, E1 इक्वल टू y1 प्लस f1 स्क्वायर बाई देखो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे y1 बाई y2 का क्यूब नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है आपका f1 रह जाएगा और नीचे का जो टर्म है वहां से हम लोग अरे यहाँ पे y2 नहीं होगा, ये y2 रहेगा, तो ये पूरा का जो पूरा टर्म है ये हो जाएगा आपका f2। समझ में आ रहा है क्या किया हमने, नीचे में y2 से y2 का जो क्यूब है उसको डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, तो y2 का जो टर्म हमने क्यूब का इंट्रोड्यूस किया उससे क्या फर्क पड़ेगा, हम क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला टर्म जो है आपका f2 बच जाएगा और नीचे वाला जो टर्म है इसको हम लोग कह सकते हैं f2 डिवाइडेड बाई y1 बाई y2 का क्यूब, f1 इज इक्वल टू दिस थिंग, सॉरी f1 स्क्वायर के बारे में बात हो रहा था, f1 स्क्वायर के बारे में, ये भी f2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं f1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू f2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में आपका आ जाएगा 1/2 1 माइनस -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8f2 का स्क्वायर, तो नीचे में पूरा का पूरा टर्म का आपका क्यूब आया समझ में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको यहाँ पे डिवाइड किया, फिर डिवाइड करने के बाद y1 बाई y2 का जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ था y1 बाई y2 उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये जो रिजल्ट आएगा आपको, अगर डायरेक्टली f की वैल्यू पता है, f1 की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली f2 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रहा समझ में कैसे किया हमने, ठीक है। तो ये सिमिलरली अगर आपके पास f2 नोन है, सॉरी f1 नोन है, f2 को आपको कैलकुलेट करना है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो नीचे में है, बस हल्का सा चेंज होगा आप, लेकिन यहाँ इस ऊपर वाले फॉर्मूले से आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो बस जहाँ यहाँ पे डिवाइड किया था हमने y2 से, यहाँ पे y1 से डिवाइड करेंगे और आपका जो आंसर आएगा वो f1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2, बस सिमिलर फॉर्मेट में रहेगा 1 प्लस 8f1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो दूसरे आपका ये रिजल्ट आ गया, तो ये सारे आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। मोरलेस ये आपका मैथमेटिकल पार्ट जो था आपका हाइड्रोलिक जंप का वो यही है, हमने जो जो डेरिवेशन किए हैं, जो जो रिजल्ट निकाले, इसी के बेसिस पे कुछ क्लासिफिकेशन बाकी होंगे आपके, यहाँ पे हम लोग कुछ स्टैंडर्ड टर्म, एफिशिएंसी और रिलेटिव लॉस ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद कुछ टाइप्स जंप होता है, टाइप ऑफ जंप, वीक, स्ट्रॉन्ग, स्टडी, इस टाइप की जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल आएगा, और
थोड़ा सा जम्पशन मोरलेस आपका 1 घंटे का 1 या 1.5 घंटे का मैक्सिमम क्लास आपका पेंडिंग है और इसके बाद आपका हाइड्रोलिक जंप भी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ा सा इसी को एक बार रेफर कर लेना क्या है, हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।